Good evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Dear friends, आज की वीडियो में हम क्राउन रूल टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। अभी हम कंपनी के रूल में जितने भी एक्ट्स आए थे उन सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्राउन रूल में जो एक्ट आए हैं उन एक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्राउन रूल डियर फ्रेंड्स 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद क्राउन रूल को लागू कर दिया गया था और क्राउन रूल चला 1858 से लेकर 1947 तक। इस टाइम पर बहुत सारे एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई जिनको हम अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में जो सबसे पहला एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें बोला गया था, इस एक्ट में यह बोला गया था कि कंपनी की जितनी भी पावर्स हैं उन पावर्स को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप देना चाहिए। और यह जो एक्ट था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 ईस्वी में, उसके बाद लाया गया पहला एक्ट था। This significant act was enacted in wake of revolt of 1857, also known as First War of Independence or Sepoy Mutiny. Act was known for the Act Good Governance of India. डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि यह 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद लाया गया पहला एक्ट था और इस एक्ट को एक ऐसा एक्ट बोला जाता है जो कि गवर्नमेंट को सुधारने वाला एक्ट बोला गया था, क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद अंग्रेज़ों को भारत में सरकार चलाने में काफ़ी आसानी हो गई थी और इस एक्ट के तहत कंपनी की सारी पावर्स को छीन लिया गया और कंपनी की जितनी भी पावर्स थी उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब देखते हैं आगे कि इसकी क्या क्या फीचर्स रहती हैं इस एक्ट में। तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्ट्स में फीचर्स ये होती हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइडेड दैट India henceforth was to be governed in the names of Her Majesty. It changed the designation of Governor General of India to that of the Viceroy of India, and he was the direct representative of British government. Lord Canning thus became the first Viceroy of India. 1858 के एक्ट में ये बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करने का काम पहले किया करता था वो था भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन 1858 के एक्ट के आने के टाइम के बाद भारत का गवर्नर जनरल के पद को भारत के वाइसराय से बदल दिया गया और ऐसा पर्सन जो पहली बार वाइसराय बना था वो था लॉर्ड कैनिंग, वह लॉर्ड कैनिंग था। Second point, it ended the system of double government for abolishing the board of control and board of directors. तो डियर फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम की दो संस्थाएं बनाई गई थी, इन दोनों संस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया 1858 के एक्ट में। It created a new office called Secretary of the State for India, vested with completely authority and control over Indian administration. Secretary of the State was a member British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. इस एक्ट के तहत एक भारत सचिव का पद इंडिया में लाया गया था जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। अब भारत सचिव के पद का यह काम होता था कि यह इंडिया के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था और इंडिया का जो भारत सचिव था यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के बाद वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि इंग्लैंड में थी। तो इसलिए इंग्लैंड में बैठे हुए अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे थे और उन्हीं की कैबिनेट का एक मेंबर था जिसको यहाँ पर पद दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव का काम यह था कि वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा था, पूरी सारी गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को देख रहा था और इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा था। फोर्थ पॉइंट, इट इस्टेब्लिश्ड ए 15-member काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल।
तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्ट में क्या हुआ है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। यह काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी थी जो सिर्फ सलाह दे सकती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। आगे देखते हैं। इट कंस्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द काउंसिल एज द कॉर्पोरेट capable of being swing and being swayed in India and England। तो डियर फ्रेंड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद आने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत आसानी हो गई, क्योंकि अब अंग्रेज़ इंग्लैंड में बैठे हुए इंडिया में आसानी से शासन चला रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट का ही एक मेंबर इंडिया में था जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद दिया गया। अब यह मेंबर यहाँ पर रहकर इंडिया की सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा था, प्रशासन को चला रहा था, और प्रशासन को चलाने के बाद इसको रिपोर्ट करना होता था इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। इसलिए इंग्लैंड में रहते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तहत अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करने लगे। Act of 1858 was however largely confined to the improvement of administrative machinery by which Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter any substantial way of government। यानी इसमें यही बोला गया है 1858 के तहत आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में रहकर इंडिया में शासन चलाने लगी, और ये पॉसिबल हो पाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद के आने के बाद। अभी आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो डियर फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद आता है भारत शासन परिषद अधिनियम 1861, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। After the Great Revolt of 1857, British government felt necessity of seeking cooperation of Indians in administration of their country. In pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by British Parliament in 1861, 1892, 1909. Indian Council Act of 1861 is an important landmark in constitutional and political history of India। तो डियर फ्रेंड्स, 1857 की पहली क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फील किया कि अगर हम इंडियंस को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से नहीं चला सकते। अपना एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि कुछ इंडियंस को शामिल किया जाए ताकि अपनी गवर्नमेंट को आसानी से चलाया जा सके। इसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया गया, और इसमें जो जो बातें बोली गई हैं इनको अब हम देखते हैं कि क्या क्या बोला गया था। नंबर 1, इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। It is thus provided that Viceroy should nominate some Indians as the non-official members of his expanded council। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि कुछ लोकल मेंबर्स, कुछ इंडियंस को शामिल किया जाना चाहिए सारे के सारे कानून बनाने वाले प्रोसेस में। इट मीन्स लेजिस्लेचर में कुछ इंडियंस को शामिल करना चाहिए, ऐसा कहा गया था उस टाइम के वायसराय के द्वारा। और इसके लिए वायसराय ने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया अपनी काउंसिल में, जो कि उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी वायसराय की, उसमें उसने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया। और 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस टाइम का वायसराय हुआ करता था, उसने 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना था। ये थे, एक था बनारस का राजा, दूसरा था महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। तो ये 3 मेंबर्स थे जिसको फर्स्ट टाइम वायसराय की काउंसिल में चुना गया था, ताकि जितनी भी कानून बनाने वाली प्रोसेस हैं उसमें इंडियंस भी शामिल हो सकें। Second point, it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to Bombay and Madras presidencies. It thus reserved the centralizing tendency that the starting from Regulating Act of 1873। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ है, जब हम पहले पढ़ रहे थे कंपनी के एक्ट में, तो कंपनी के एक्ट में चार्टर एक्ट आया था 1833 का। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, बंगाल की, बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो पूरी तरह से छीन ली गई थी।
और पूरी इंडिया के लिए एक लेजिस्लेटिव पावर बनाई गई थी जिसको गवर्नर जनरल कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इस एक्ट में जो पावर बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर छीनी गई थी उस पावर को वापस बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 से लेकर 1833 तक क्या हुआ है, इंडिया को सेंट्रलाइज होने की बात कही गई थी। यानी कि पहले क्या था कि हर एक रियासत के पास, हर एक प्रेसिडेंसी के पास अपना अलग रूल हुआ करता था। 1773 से लेकर 1833 तक यह कोशिश की गई कि अलग अलग रियासतों को मिलाकर पूरे इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, एक प्रशासन किया जाए। लेकिन 1861 में सबको अलग अलग पावर रिस्टोर कर दी गई, सबको अलग अलग पावर रिस्टोर कर दी गई ताकि उनके सहयोग को प्राप्त किया जा सके, ताकि लोकल इंडियंस के सहयोग को प्राप्त किया जा सके। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब which were established in 1862, 1886 and 1897 respectively। इस एक्ट में एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए। और 1862 में बंगाल के लिए बनाई गई थी, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए बनाई गई थी और पंजाब के लिए बनाई गई थी 1897 में। इसी तरह से आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पर होता है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो नेक्स्ट पॉइंट डियर फ्रेंड्स क्या था, इट एम्पावर्ड वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन काउंसिल एंड टू गिव ए रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड ए लॉर्ड कैनिंग इन 1859। ये हम आगे आ चुके हैं 1861 में। 1861 में एक काम यह किया गया था कि उस टाइम के वायसराय को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह पावर दी थी कि वह एक पोर्टफोलियो सिस्टम को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है। पोर्टफोलियो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो उस टाइम के वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग था उसके टाइम पर शुरू किया गया था। और इसमें यह बोला गया था कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग हेड चुना जाएगा और उस डिपार्टमेंट के हेड की पूरी जिम्मेदारी होगी कि उसने उस डिपार्टमेंट में कितना काम किया है। जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे अलग अलग ऑफिसर्स अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश काउंसिल के सामने पेश करते थे। और पोर्टफोलियो सिस्टम में बोला गया था कि इंडिया का जो भी बिजनेस होगा उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको अच्छी तरह से सुविधाजनक रखा जाए, इसके लिए पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। इसके अलावा यह बोला गया था हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग हेड बनाया जाएगा और वो हेड उस डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट टेबल पर रखकर रखेगा यानी काउंसिल के सामने उसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो डियर फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में वाइसराय को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दी गई थी। ऑर्डिनेंस बनाने की पावर उस टाइम दी गई थी जब इमरजेंसी की हालत हो। अगर इमरजेंसी देश में लग गई है तो उस टाइम पर वाइसराय कानून बना सकता था और ऐसा कानून यहाँ पर 6 महीने के लिए लागू होता था। लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। और ऐसे कानून का जो लाइफ पीरियड होता था वो कितना होता था, ऐसे कानून का लाइफ पीरियड होता था सिर्फ 6 मंथ। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इन 2 टॉपिक्स को कवर किया है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सबको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।